Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 31 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोस की लिंक अवेलेबल होती रहती हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है टाटा स्टील डेवलप्स वेयर हाउस फॉर अनियन स्टोरेज। तो यहाँ पे टाटा स्टील डेवलप कर रहा है अनियन स्टोरेज के लिए वेयर हाउस, ताकि जो लॉस होते हैं ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन उनको कम किया जा सके। ठीक है, आगे बात करेंगे इस इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन के बारे में जो कि टाटा स्टील ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है एग्रोनेस्ट, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एग्रोनेस्ट सॉल्यूशन लॉन्च किया है टाटा स्टील ने। डिटेल में देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया encouraging startups in the field of agriculture for enhancing income of farmers and providing employment opportunities to youth। यहाँ पे बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज कर रही है स्टार्टअप्स को। जैसा कि आपको पता है बहुत सारे इंक्यूबेशन प्रोग्राम भी हुए थे, RKV भाई रफ्तार भी इस फील्ड में वर्क करता है। तो यहाँ पर यही कोशिश की जा रही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार निकले लोगों के लिए और फार्मर्स की भी इनकम बूस्ट हो। इसी उद्देश्य के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज कर रही है स्टार्टअप्स को। ठीक है, आगे जानेंगे इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। थर्ड, विजया डेयरी प्लान्स ₹250 करोड़ मेगा यूनिट। तो यहाँ पे विजया डेयरी प्लान कर रही है 250 करोड़ के मेगा यूनिट लगाने के बारे में। तो जानेंगे इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे 250 करोड़ का एक मेगा यूनिट लगाया जाएगा। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। और लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, महाराष्ट्र डेयरी फार्मर्स टू ऑब्जर्व 1 डे प्रोटेस्ट ऑन अगस्त 1। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र के डेयरी फार्मर्स हैं वो यहाँ पे एक दिन का प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे 1 अगस्त को। तो जानेंगे ये विरोध क्यों किया जा रहा है डेयरी फार्मर्स के द्वारा, उनकी क्या क्या मांग है, सारी इन्फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे कि टाटा स्टील ने डेवलप किए हैं वेयर हाउस अनियन स्टोरेज के लिए, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एग्रोनेस्ट ये सॉल्यूशन है, इसी से ये वेयर हाउस डेवलप किए गए टाटा स्टील ग्रुप के द्वारा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो टाटा स्टील हैज लॉन्च्ड एन अनियन स्टोरेज सॉल्यूशन जिसका नाम है एग्रोनेस्ट। इसका एम क्या है? एट रिड्यूसिंग ऑनियन वेस्टेज बाई हाफ फ्रॉम करेंट लेवल। तो करंट में जो अनियन का वेस्ट हो जाता है, लॉस हो जाता है, उसको रिड्यूस करना, कितना परसेंट? 50% तक उसको कम करना। इस उद्देश्य के लिए एग्रोनेस्ट सॉल्यूशन लॉन्च किया है टाटा स्टील लिमिटेड ने। तो यहाँ पे बात आती है टाटा स्टील लिमिटेड की, तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। ये पूर्व में टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड थी, जो मर्ज होके टोटल बोल सकते हो टाटा स्टील लिमिटेड बन गई। ठीक है, अगर आप बात करेंगे तो इट इज़ अ मल्टीनेशनल स्टील मेकिंग कंपनी बेस्ड इन जमशेदपुर और झारखंड। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और ये एक सब्सिडरी यूनिट है टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप जैसा कि आप जानते हो उसी की ये सहायक फर्म है, सहायक लिमिटेड है, जो कि टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। ये फाउंड हुई थी 26 अगस्त 1907 में और इसके प्रेजेंट में चेयरमैन हैं मिस्टर नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात की जा रही है इट इज स्पेशियस एंड मेक्स इट कंड्यूसिव फॉर लॉन्गर एंड सेफर स्टोरेज ऑफ अनियन। जहाँ पे बात हो रही है कि अनियन को लॉन्ग टाइम तक और एक अच्छे टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना ही उद्देश्य है एग्रोनेस्ट सॉल्यूशन का। कंड्यूसिव मतलब होता है अनुकूल। ठीक है, आगे बात की गई है कॉस्ट इफेक्टिव एनवायरमेंट कंट्रोल। तो यहाँ पे ये भी बात की गई है कि ऐसा रीजनेबल प्राइस में एनवायरमेंट कंट्रोल करना, ताकि उसकी जो प्राइस है वो भी एनहेंस ना हो, बढ़े ना, और उसके जो वेस्टेज हैं वो कम हो जाए। अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट में 40% से ज़्यादा लॉस हो जाता है वेयर हाउसेज में अनियन, क्योंकि वहाँ पर उनको क्या क्या रहता है? स्टोरेज प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज है, वहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ करते हैं। इसी कारण से 40% से ज़्यादा लॉस हो जाता है अनियन का, जो कि फार्मर्स को या फिर ट्रेडर को उसका पैसा मिल सकता था वो एक तरह से जीरो हो जाता है। तो उसको बूस्ट करने के लिए और इस लॉस को कम करने के लिए टाटा स्टील ने
एग्रो नेस्ट सॉल्यूशन लॉन्च किया है जो कि प्रिजर्व करेगा अनियन को और कोशिश करेगा कि जो वेस्ट हो रहा है उसको कम से कम कर सके। आगे अगर हम बात करेंगे तो उससे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अनियन की बात चल रही है तो यहाँ पर प्रोड्यूसिंग की बात कर ले कि स्टेट कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है इंडिया में, या फिर अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पे कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पे तो यहाँ पे जो आपका वर्ल्ड लेवल पे है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ऑनियन ग्रोइंग कंट्री है वर्ल्ड में, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर चाइना फर्स्ट नंबर पे है अनियन प्रोड्यूसिंग कंट्री के मामले में, और यूएसए थर्ड पर है। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो इजीली आप बता पाओगे, चाइना फर्स्ट नंबर पे है, इंडिया सेकंड नंबर पे है और यूएसए थर्ड नंबर पे है अनियन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में। अब बात आती है इंडिया में कौन कौन से स्टेट हैं जो टॉप पर आते हैं। तो टॉप पर है महाराष्ट्र, देन एमपी, देन गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। ये डेटा है अपीडा 2018-19। अपीडा की बात आती है तो ये क्या है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको अपीडा के नाम से जानते हैं, इतना आपको पता रखना है। अब बात आती है कि इसका एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किस किस कंट्री में होता है। सबसे ज़्यादा होता है बांग्लादेश में, फिर मलेशिया में, फिर यूएई में, श्रीलंका में, देन नेपाल में। ये जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा भारत एक्सपोर्ट करता है अनियन को, इतना आपको पता होना चाहिए अनियन के बारे में। आगे बात की गई है तो पी आनंद जो कि चीफ सर्विस एंड सॉल्यूशन बिजनेस के हैं, इन्होंने बोला है कि टाटा स्टील ने ये बोला है कि इट अचीविंग सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर इज क्रिटिकल टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाने के लिए टाटा स्टील ने ये जो सॉल्यूशन है वो लॉन्च किया है फार्मर्स के लिए, ताकि अनियन को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रखा जा सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को उसका फ़ायदा मिल सके और ट्रेडर्स को फ़ायदा मिल सके। तो ये हो गया हमारा पहला करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको मिली होगी, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। आगे बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज कर रही है स्टार्टअप्स को, ठीक है, जितने भी स्टार्टअप ग्रुप्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्टअप को बोल सकते हो बूस्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की बात की गई है कि उनको यहाँ पर एनकरेज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि इनकम जनरेशन हो सके फार्मर्स की और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रोजगार सृजन हो सके, ठीक है, सबसे ज़्यादा रोजगार आए और फार्मर्स की जो इनकम है वो भी डबल हो। इसी ऑब्जेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यहाँ पे इंकरेजमेंट दिया है स्टार्टअप्स के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इज फंडिंग स्टार्टअप्स अंडर द इनोवेशन एंड एग्रीप्रेन्योरशिप कंपोनेंट ऑफ राष्ट्रीय विकास कृषि विकास योजना। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक कंपोनेंट है जहाँ पर स्टार्टअप्स को फंडिंग करती है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बोलो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलो, जिससे जितनी भी स्टार्टअप है एग्रीकल्चर फील्ड में वो अच्छे से बूस्ट करें और उससे इनकम जनरेशन होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है, ठीक है, इतना ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो योजना है ये लॉन्च हुई थी 2007 में, अगस्त 2007 में, और इसका अगर फंक्शन की बात करें तो इट इज़ अलाउड स्टेट टू चूज देयर ओन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एज पर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एग्रीकल्चर प्लान। कैबिनेट ने अभी अप्रूवल किया था 1 नवंबर 2017 को कि इसको कंटिन्यूएशन किया जाए RKVY और रफ्तार। जैसा कि आपको पता है RKVY के बाद इसको कंटिन्यू किया गया रफ्तार के साथ, जिसको बोलते हैं रेम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रेजुवनेशन। रेजुवनेशन मतलब होता है कायाकल्प करना, जो कि 2017 से 2020 के लिए इसको कंटिन्यू किया गया विद अ फाइनेंशियल बजट ऑफ 15,722 करोड़, 15,722 करोड़ का यहाँ पर बजट एलोकेट किया गया है इन 3 सालों के लिए, ताकि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो सके, इतना आपको पता रखना है। आगे ये भी बोला गया है कि फर्स्ट फेज में 112 स्टार्टअप को हमने ओपन किया है जो कि एग्रो प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं, फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, वैल्यू एडिशन से रिलेटेड हैं, जिसकी अगर फंडिंग की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने अब तक 1185.90 लाख का फंडिंग कर चुका है, ठीक है। कितना है 1185.90 लाख का फंडिंग गवर्नमेंट अभी तक कर चुका है पहले फेज में 112 स्टार्टअप्स के लिए।
यहाँ पे ये भी बोला है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, जिसको डीएसी एंड एफडब्ल्यू बोलते हैं, हैज सेलेक्टेड 5 नॉलेज पार्टनर्स। तो यहाँ पे 5 नॉलेज पार्टनर सेलेक्ट किए थे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 2019 में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ये 5 नॉलेज पार्टनर कौन कौन से हैं। मैं आपको बताता हूँ। पहला नॉलेज पार्टनर है मैनेज हैदराबाद, दूसरा है NIAM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जयपुर में है, तीसरा नॉलेज पार्टनर IARI पूषा न्यू दिल्ली में है, चौथा नॉलेज पार्टनर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कर्नाटका में है, और पांचवा लास्ट नॉलेज पार्टनर असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि असम में है। तो आपको ये 5 नॉलेज पार्टनर याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने ये भी बोला है कि 24 RKVY रफ्तार एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे इंडिया में लगभग 24 RKVY रफ्तार एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर प्रोग्राम हुए, जिसको RABIs बोलते हैं। ये आपको टर्म याद करना पड़ेगा, कई बार एग्रीकल्चर में आता है ABIs क्या होता है, तो उसको बोलते हैं एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर। ये क्या करता है, एग्रीकल्चर में जिन लोगों के पास स्टार्टअप्स हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप खोल के बैठे हैं, या फिर किसी के पास आइडिया है, तो वो उस आइडिया को यूटिलाइज करके उस बंदे को फंडिंग करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बैंक्स की तरफ से, ताकि एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलपमेंट हो सके और यहाँ पे अच्छी लोन प्रोवाइड की जाती है कम इंटरेस्ट के साथ। तो यही सारा फंडिंग का सिस्टम ये करते हैं, जो कि अब रफ्तार के अंडर में आता है, और जो प्रोग्राम है उसको बोलते हैं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोग्राम। इतना आपको पता रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो ही हैड highlighted the need of leverage information technology to provide information on demand to the farmers। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इन्होंने ये बोला है कि फार्मर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार कर सकें। एक एनवायरनमेंट जब तैयार होगा तो एक स्टार्टअप आइडिया सबके माइंड में आएगा, और जब आइडिया आएगा किसी के माइंड में तो फिर गवर्नमेंट उसको फंडिंग करेगी, ठीक है। तो यही सिस्टम वर्क करता है। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात आती है तो थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए मिनिस्टर्स के बारे में। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज कौन है, मिस्टर कैलाश चौधरी एंड मिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला। ये आपको याद रखना है। इस स्कीम के तहत बात करेंगे तो 60-40 का रेशियो होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से, उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि है विजया डेयरी प्लान्स ऑफ 250 करोड़ मेगा यूनिट। तो यहाँ पे विजया डेयरी ने प्लान किया है 250 करोड़ के मेगा यूनिट लगाने का। तो जानते हैं कि ये किस स्टेट की बात की जा रही है। तो विजया डेयरी प्रमोटेड बाई तेलंगाना स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये प्रमोट की जाती है विजया डेयरी किसके द्वारा, तेलंगाना स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी विल सेटअप अ मेगा डेयरी एट। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने एक मेगा डेयरी सेटअप करने का प्लान किया है, जो कि आपका ममीडीपल्ली में है, ठीक है। ममीडीपल्ली क्या है, एक विलेज है जो आपका रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है तेलंगाना में। इतना आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे, तो द डेयरी अंटिल विल कम अप इन अ एक्सटेंट ऑफ 32 एकड़। तो ये 32 एकड़ एरिया में बनाई जाएगी, जिसके लिए स्पेंड करेंगे 250 करोड़ रुपए, ताकि एक मेगा डेयरी यूनिट बन सके। अब यहाँ पे बार बार विजया डेयरी आ रहा है, थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ विजया डेयरी का। ये 1973 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। इसका जो पूरा नाम है वो है विजया विशाखा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इतना आपको पता होना चाहिए विजया डेयरी के बारे में। आगे ये बात बोली है कि इट विल हैव ऑल द मॉडर्न इक्विपमेंट टू प्रोसेस द मिल्क एंड प्रोड्यूस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बोला है कि हमारे पास जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट हैं मिल्क को प्रोसेस करने के या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, तो सारे हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। टी श्रीनिवासा यादव जो कि तेलंगाना के मिनिस्टर हैं एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी एंड डेयरी डेवलपमेंट के, उन्होंने ये बात बोली है। आगे उन्होंने ये भी बोला है द यूनिट विल बी सेटअप एट ए लैंड पार्सल ओन्ड बाय द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ ममीडीपल्ली, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, ममीडीपल्ली नाम है, जो कि विलेज है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो जमीन है 32 एकड़, ये किसके ओन में, ये आपके एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंडर में है। उसी जमीन पे विजया डेयरी क्या करेगी, अपना मेगा डेयरी प्लान लगाएगी। अब यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं एक तरह से, एक डिपार्टमेंट ये हो गया, एक आपका विजया डेयरी हो गया।
तो दोनों को एग्रीमेंट करने के लिए यहाँ पर एमओयू या फिर एमओए साइन करना पड़ता है, सबको पता है। तो यहाँ पर जो पहली स्टेट होती है वो आपकी स्टेज होती है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जो कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, जो कि उसके डायरेक्टर हैं लक्ष्मा रेड्डी, और विजय डेयरी के जो एमडी हैं श्रीनिवासा राव, उन्होंने एमओयू पर साइन किए हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि थर्सडे को साइन किए गए टू फैसिलिटेट 32 एकड़ लैंड पार्सल ऑन लीज फॉर 99 ईयर्स। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि 32 एकड़ लैंड पे ये डेयरी प्लांट बनेगा। बात आती है तो ये लीज पे लिया गया है 99 साल के लिए। अब लीज पे किसने लिया है? तो ये लिया है आपका विजया डेयरी ने, ठीक है। एक तरह से विजया डेयरी ने जो आपकी गवर्नमेंट की जमीन है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जमीन है 32 एकड़, उसको लीज पे लिया है 99 सालों के लिए। इसके लिए मेमोरेंडम साइन हुआ है। अब देखिए विजय डेयरी की यहाँ पर जो फंडिंग है वो यूज होगी, मतलब 250 करोड़ जो फंडिंग होगी वो विजय डेयरी करेगी, और यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री क्या करेगा? वो अपनी जमीन को दे रहा है, ठीक है, जो कि 32 एकड़ है, प्लस प्रमोट भी करेगा आगे उस स्टेट के फार्मर्स के लिए और लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होगा। तो इस तरह से ही मेमोरेंडम साइन किए जाते हैं। और जो एमओए है वो आपकी आफ्टर स्टेज होती है, जब आपका एमओयू हो जाता है उसके बाद एमओए होता है, जो कि आपके एग्रीमेंट होते हैं। बिजनेस में काफ़ी सुनने को आपको मिलता होगा कि एमओए और एमओयू साइन होते हैं, ठीक है। थोड़ी अगर आपको जानकारी है तो आप इजीली समझ सकते हैं, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में क्लियरली आपको डेफिनेशन बता सकूं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, महाराष्ट्र डेयरी फार्मर्स टू ऑब्जर्व 1 डे प्रोटेस्ट ऑन अगस्त 1। 1 अगस्त को एक दिन का विरोध करेंगे महाराष्ट्र के डेयरी फार्मर्स। अब जानेंगे कि ये विरोध हो क्यों रहा है। द डेयरी फार्मर्स इन महाराष्ट्र हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व ए 1 डे स्ट्राइक ऑन अगस्त 1 बाई नॉट सेंडिंग देयर मिल्क टू द विलेज लेवल मिल्क कलेक्शन सेंटर। अब यहाँ पे बात आती है कि ये विरोध किस तरह से करेंगे। तो ये विरोध इस तरह से करेंगे कि ये मिल्क को सेंड नहीं करेंगे बड़े बड़े मिल्क कलेक्शन सेंटर्स पे, मतलब है कि विलेज लेवल पर ही ये क्या करेंगे, उस मिल्क को स्टॉप कर देंगे, रोक लेंगे, उस मिल्क को मिल्क कलेक्शन सेंटर पे टाउन लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं जाने देंगे। इस तरह से एक दिन का इनका बोल सकते हो प्रोटेस्ट होगा डेयरी फार्मर्स का, जो कि महाराष्ट्र स्टेट की बात हो रही है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये विरोध हो क्यों रहा है, ये भी कंडीशन है, समझ लेते हैं। द प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट लो प्रोक्योरमेंट रेट ऑफ कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट डेयरीज। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो मिल्क की, दूध की खरीद दर है वो बहुत कम है, जिसके कारण फार्मर्स ने डिसाइड किया है एक दिन का विरोध करने का। यहाँ पे बात आ रही है कि कौन खरीद रहा है, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट डेयरीज हैं जो काफ़ी कम पैसे में, कम रेट पे, कम दर पे मिल्क को खरीदती हैं किसानों से विलेज लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि चलो किसानों से कम पे आप खरीद रहे हो तो क्या कंज्यूमर को या कस्टमर को उतने रेट पे मिल पा रहा है, ये भी एक कंडीशन है। देखते हैं आगे। फार्मर्स लीडर लीडिंग द एजिटेशन वांट एटलीस्ट 30 रुपीज पर लीटर रेट फॉर काउ मिल्क। तो यहाँ पे जो फार्मर लीडर हैं वो चाहते हैं कि हमको गाय के मिल्क का 30 रुपये पर लीटर मिले और भैंस के दूध का 40 रुपये पर लीटर मिले, तभी हम इस मिल्क को विलेज लेवल से मिल्क कलेक्शन सेंटर लेवल पे जाने देंगे, विच वॉज बींग पेड फॉर दी बिफोर लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के पहले जो रेट हमको मिलते थे वो रेट अब भी मिलने चाहिए। कारण क्या है कि आज भी आपने देखा होगा जो आपको मार्केट में मिल्क मिलता है उसके रेट बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। जब उसके रेट बढ़े हैं तो फार्मर्स के मिल्क के रेट कम क्यों हुए हैं? इसी बात का विरोध है महाराष्ट्र के फार्मर्स का, और इसीलिए वो एक दिन का यहाँ पर प्रोटेस्ट करना है। फार्मर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती अगर जितने रेट पे उनका मिल्क लिया जा रहा है उसके थोड़े से एनहेंसमेंट के साथ कस्टमर को वो दूध मिल जाता। लेकिन यहाँ पर जो बीच में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट ले रहा है वो आपके ले रहे हैं कोऑपरेटिव और प्राइवेट डेयरी वाले। वो लोग क्या करते हैं, उस दूध का पाउडर बना के रख लेते हैं और जब एक अच्छी कंडीशन आती है, अच्छी मार्केट प्राइस उनको मिलती है तो वो उसको सेल कर देते हैं। यही उनका यहाँ पर बिजनेस रन कर रहा है, और इसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए महाराष्ट्र के फार्मर ये प्रोटेस्ट लेकर आए। आगे अगर हम बात करेंगे तो अजीत नावले जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने बोला है कि ऑल इंडिया किसान सभा के जो फार्मर्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने बोला है कि अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं जहां पर केवल 16 रुपये लीटर के हिसाब से दूध खरीदा जा रहा है कोऑपरेटिव और प्राइवेट डेयरीज के द्वारा। अब आप सोच सकते हैं कि कितना लो अमाउंट है मिल्क का, अगर आज के टाइम में बात करेंगे 16 रुपये लीटर फार्मर्स को दिए जा रहे हैं, और वही मार्केट में कस्टमर को कितना मिलता है 55 to 60 रुपीज़ लीटर। ठीक है, आप समझ सकते हैं
कितना डिफरेंस है और जो डिफरेंस का प्रॉफिट है वो कौन ले रहा है। आगे बात करेंगे तो उन्होंने ये भी बोला है द प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव डेयरीज आर बाइंग मिल्क एट लोअर रेट बट दे आर नॉट पासिंग दी लो प्राइस टू दी एंड ऑफ कस्टमर। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि ये लोग क्या करते हैं, लो रेट पे खरीद तो लेते हैं मिल्क को, लेकिन कस्टमर को उतने रेट में नहीं पहुंचाते हैं। मतलब अगर लो रेट में अगर वो खरीद रहे हैं तो लो रेट में पहुंचाना चाहिए, लेकिन वो हाई रेट में पहुंचाते हैं, पूरा प्रॉफिट वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं। ये यहाँ पे बोला गया है ऑल इंडिया किसान सभा के द्वारा। आगे बात की गई है तो ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ मिल्क बाई दीज डेयरीज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मिल्क पाउडर, दे विल बी इवेंचुअली सेल एट मैसिव मार्जिन, ही सेड। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ मिल्क खरीदते हैं ये डेयरीज और आपके जो कोऑपरेटिव डेयरीज हैं, सोसाइटीज़ हैं, और वो लोग क्या करते हैं उस मिल्क को कन्वर्ट करते हैं पाउडर्स में, और जब अच्छा मार्जिन उनको मिलता है तब उसको वो सेल कर देते हैं। तो इस टाइप से बिजनेस वर्क कर रहा है प्राइवेट और कोऑपरेटिव डेयरीज का, ठीक है। तो इसी का विरोध करने के लिए फार्मर्स ने बोला है कि हम 1 अगस्त को एक दिन का यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे ताकि हमको बेहतर दर मिल सके दूध की। अब यहाँ पे बात आ रही है दूध की, तो थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पे मिल्क प्रोड्यूसर कौन कौन है, इंडिया में कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है मिल्क का, पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी कितनी है, तो जान लेते हैं थोड़ा सा। पहले बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पे मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की। तो इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर विद 22% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, फॉलोड बाई यूएसए, चाइना, पाकिस्तान एंड ब्राजील। ये एफएओ का, ठीक है, एफएओ का स्टेटमेंट है कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है जो कि पूरे ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का 22% हिस्सा रखता है, ठीक है। 22% इंडिया करता है वर्ल्ड में जितना भी ग्लोबली मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका। फॉलोड बाई यूएसए, मतलब सेकंड नंबर पे यूएसए है, थर्ड नंबर पे चाइना है, फिर पाकिस्तान है, देन ब्राजील है। ये एफएओ का डेटा है जनवरी 2020 का, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है इंडिया में कौन कौन से स्टेट है जो मिल्क प्रोड्यूस करने के मामले में टॉप पर आते हैं। तो यहाँ पर यूपी है फर्स्ट नंबर पे और सेकंड है राजस्थान, ठीक है, जो कि 2019 का डेटा है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो यूपी का इंडिया में जो ग्लोबल प्रोडक्शन होता है उसका 18 to 20% शेयर केवल और केवल यूपी स्टेट का है, बाकी अदर रिमेनिंग स्टेट का है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पहले नंबर पे यूपी है और दूसरे नंबर पे राजस्थान है अगर स्टेट लेवल की बात करेंगे। अब बात आती है पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी की। तो ये आपका है 394 पर डे पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी, ठीक है, 394 ग्राम पर डे, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेटा बढ़ता रहता है और ये डेटा है वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से रिलीज किया गया है। देखिए एग्री मंत्रा पे आपको सारा डेटा ऑथेंटिकेट मिलेगा, इसीलिए आप बेफिक्र हो जाइए डेटा के मामले में। आपको जो डेटा दिया जाएगा वो करेंट का रीसेंट डेटा प्लस ऑथेंटिकेट डेटा दिया जाएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको भविष्य में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट लास्ट करेंट अफेयर जो था महाराष्ट्र के डेयरी फार्मर्स के प्रोटेस्ट के बारे में। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अब जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन था द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन। तो यहाँ पर बात थी कि सेबी बोर्ड जो है वो कब स्थापित किया गया। आंसर है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 12, 1992। 12 अप्रैल 1992 में ये एस्टेब्लिश हुआ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। किस एक्ट के तहत आया, तो यह आया आपका सेबी एक्ट 1992 के अंडर में, ठीक है, इतना आपको पता रखना है। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI लोकेटेड इन विच सिटी। तो यहाँ पर बात हो रही है NDRI किस शहर में स्थित है। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से कमेंट टाइप कीजिए और भेज दीजिए हमारे चैनल पे। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा आपको। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और कम से कम एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। आपका एक शेयर हज़ारों छात्रों तक इस वीडियो को पहुँचा सकता है, इसलिए शेयर करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।